हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद है। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टॉपिक एनटीए नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को ये बीच में कम्युनिकेशन का टॉपिक समझाने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि अब हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए इस विषय को अच्छे से समझ लेते हैं। इससे हर बार एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह आपके नेट जेआरएफ क्लियर करने में बहुत ही अहम भूमिका अदा करेगा। तो आइए समझते हैं कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संप्रेषण। वहीं संप्रेषण के अलावा इसको संचार भी कहा जाता है। तो हमें दोनों भी याद रखना है। कहीं क्वेश्चन में संप्रेषण लिखा होगा, कहीं संचार लिखा होगा, तो हमें यही समझना है कि कम्युनिकेशन की बात हो रही है। आगे हमें समझना है कि एक विद्वान हुए जिनका नाम था हर्बर्ट साइमन। क्या नाम था उनका? हर्बर्ट साइमन। इन्होंने संप्रेषण की परिभाषा दी थी, संचार की परिभाषा दी थी, और परिभाषा देते हुए समझाते हुए कहा था साझी उद्देश्यों की साझी समझ ही संचार है। मतलब संचार वही है जिसको लोग समझ पाएं। सूचना का आदान प्रदान ही संचार नहीं है, हमें आदान प्रदान के साथ वो समझ में भी आना चाहिए। इसको यदि मैथमेटिकल टर्म में समझें तो इसका मतलब हुआ सूचना प्लस समझ बराबर संप्रेषण। ऐसा हम समझ सकते हैं, सूचना प्लस समझ, उसके बाद ये संप्रेषण कहलाएगा। सूचना हमें समझ भी आ जानी चाहिए, आदान प्रदान ऐसे होना चाहिए कि जो रिसीवर है वो उसका फीडबैक भी दे। हम जैसे मोबाइल से बातचीत करते हैं तो हम बोलते हैं और सामने वाले को जब बात समझ में आती है तब जाकर संप्रेषण पूरा होता है। नेक्स्ट जो है संप्रेषण का तत्व। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं। क्या पूछा जाता है? संप्रेषण का तत्व। तो यह कभी कभी क्रम सजाने के लिए पूछ लिया जाता है। संप्रेषण के तत्व में पहला है सेंडर, जिसका मतलब होता है प्रेषक। सेंडर का क्या मतलब होता है? जो संदेश भेजने वाला होता है उसे हम प्रेषक कहते हैं। क्या भेजता है? संदेश भेजता है। जो भी हम मैसेज करते हैं उसे संदेश कहते हैं। और किसी भी मैसेज को भेजते हैं तो उसका कोई ना कोई क्या होता है? माध्यम होता है। संदेश भेजने का माध्यम होता है। और जो संदेश रिसीव करता है उसको क्या कहा जाता है? प्राप्तकर्ता होता है। और प्राप्तकर्ता उस मैसेज का क्या करेगा? प्रतिपुष्टि करेगा। तभी जाकर के, मतलब मैसेज का जवाब देगा कि हाँ हमने आपकी बात को समझ लिया। ऐसा मोबाइल से बात करते वक्त भी होता है, या आमने सामने हम किसी से बात करते हैं उस वक्त भी हम ये चीजें कर पाते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी, उनका संचार संप्रेषण शैली बहुत अच्छी है। क्या है? संप्रेषण शैली बहुत अच्छी है। उनका संवाद, उनका भाषण बहुत अच्छा है, वो लोगों को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से अपनी बातों को रख पाते हैं, समझा पाते हैं, जनता से प्रत्युत्तर ले पाते हैं। तो कम्युनिकेशन में जो है हमें पूर्णतः फीडबैक के साथ अच्छे कम्युनिकेशन जरूरी है। बातचीत का समझ में आ जाना बहुत जरूरी है, जो कि हमें हमारे प्रधानमंत्री में देखने को मिलता है। इसके साथ ही एक मनोवैज्ञानिक हुए, उनका नाम था अल्बर्ट मेहराबियन। ये कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है इस चीज को समझाया कि कम्युनिकेशन जो संप्रेषण होता है उसमें किस चीज का कितना % योगदान होता है। संप्रेषण में उनका अल्बर्ट मेहराबियन का मानना है कि 7% जो है शब्द का योगदान होता है। जो हम बोल रहे होते हैं उसका योगदान संप्रेषण में 7% होता है। वहीं जो हमारा टोन है, जो हमारी आवाज है, इसका योगदान संप्रेषण में 38% होता है। उसके साथ ही बॉडी लैंग्वेज,
जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी की भी अपनी भाषा होती है। ये बॉडी लैंग्वेज को भाव भंगिमा भी कह सकते हैं, भाव भंगिमा। तो शब्द का योगदान 7%, 38% हमारा टोन, वॉइस जो हमारी आवाज है, इसका योगदान कितना होता है? 7% होता है। ये वो समझाने का प्रयास करते हैं अल्बर्ट मेहराबियन जी कि इसका योगदान इतना % होता है। मतलब बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे को जो है कम्युनिकेशन बेहतर करने में। अल्बर्ट मेहराबियन का ऐसा मानना है। आगे जो हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन के प्रकार, संख्या के आधार पर कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है अंतः व्यक्तिक कम्युनिकेशन। क्या मतलब होता है? अंतः व्यक्तिक संचार। अंतः व्यक्तिक संचार, अंतः व्यक्तिक संचार का मतलब होता है स्वयं से बातचीत करना। क्या करना? स्वयं से बातचीत करना, या इसे मंथन भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, व्यक्ति स्वयं के बारे में योजना बना रहा होता है कि हमें भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएंगे। इस बात को जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतः व्यक्तिक संचार कहा जाता है। वहीं दूसरा जो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यह होता है अंतर व्यक्तिक संचार। क्या होता है? अंतर व्यक्तिक संचार। अंतर व्यक्तिक संचार जो होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक लोग भाग लेते हैं। क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोग भाग लेते हैं। इसको टू वे कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टू वे कम्युनिकेशन कहा जाता है अंतः व्यक्तिक संचार को। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग जो है हिस्सेदार होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं उनको हम समझते हैं। कम्युनिकेशन के टाइप 2 आधार पर होते हैं। एक तो शैली के आधार पर, किस प्रकार से किया जा रहा है। शैली के आधार पर 2 प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दूसरा माध्यम के आधार पर। किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर भी कम्युनिकेशन, संचार, संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। तो आइए सबसे पहले शैली के आधार पर समझते हैं। पहला है फॉर्मल, औपचारिक। औपचारिक संचार जो होता है यह सरकारी तंत्र में यूज किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है? सरकारी सिस्टम। क्योंकि सरकारी जो कार्य होते हैं वो सभी कार्य जो होते हैं लिखित में होते हैं। आधिकारिक कि दरोगा के पास आपको जाना है, आपको रिपोर्ट लिखवाना है, तो ऐसा नहीं कि आप मौखिक कह के चले आए और दरोगा रिपोर्ट लिख देगा। ऐसा नहीं, उसको क्योंकि हमेशा के लिए दस्तावेज रखना है, जो कहा गया है वही लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कही गई बात कल बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सरकारी दस्तावेज क्या होता है? लिखित होता है। सारा काम सरकार में लिखित किया जाता है। इस बात का इसमें ध्यान रखा जाता है। दूसरा अनौपचारिक। अनौपचारिक जो होता है, जैसे हम परिवार में अपने रहते हैं, परिवार में जो बातचीत चल रही होती है उसका कोई लिखित नियम विनियम नहीं होता है। हर परिवार का अपना अपना तौर तरीका होता है। अपने तरीके से लोग आराम से अपने घर में जीवन व्यतीत करते हैं। या हम फ्रेंड्स से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, हंसी मजाक चल रहा होता है, उसका जो है अच्छे से कम्युनिकेशन मेन उद्देश्य होता है। फॉर्मेलिटी करना उसका उद्देश्य नहीं होता है। एक विद्वान हुए कीथ डेविस, क्या नाम था उनका? कीथ डेविस। कीथ डेविस जो विद्वान हुए, इन्होंने ग्रेप वाइन का विचार दिया।
ग्रेप वाइन संचार। ग्रेप वाइन संचार जो है अनौपचारिक संचार का उदाहरण। उसमें होता ये है कि अचानक जो है खबर दूर दूर तक फैल जाती है, क्योंकि अनौपचारिक संचार बहुत तेजी से फैलता है। इससे दंगे होने के भी चांस रहते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है, या इसीलिए होता है क्योंकि उसमें गलत इन्फॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी पहुंच जाती है। लिखित नियम विनियम के आधार पर किसी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में बहुत तेजी होगा। जैसे आजकल सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया में बहुत तेजी से जो संचार फैल जाता है, ऐसे को हम ग्रेप वाइन संचार कह सकते हैं। वहीं नेक्स्ट है माध्यम के आधार पर नॉन वर्बल, अमौखिक संचार। कैसा संचार? अमौखिक संचार। अमौखिक संचार में क्या होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें मैथ में चित्र बना करके चीजें आती है, या आम जीवन में भी चित्र के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं, या हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, इसके माध्यम से जो है बातें की जाती है। इशारों में बात करना, ये क्या है? नॉन वर्बल तकनीक है। इसमें चित्र के माध्यम से, हैंड के माध्यम से, आई मूवमेंट के माध्यम से, इसमें बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है। ये चीजें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काम करती है ना। जब लोग प्रेम करते हैं तो इशारों में बात करते हैं, कहते हैं कि चलो चलते हैं, तो इशारों से बात हो जाती है। ऐसी चीजों को नॉन वर्बल कहा जाता है। अगला जो है वर्बल, मौखिक संचार। क्या नाम है? वर्बल, मौखिक संचार। मौखिक संचार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं फेस टू फेस। क्या बोलते हैं? फेस टू फेस, मतलब आमने सामने संचार। हम एक दूसरे से आमने सामने होकर के बातें कर रहे हैं, ऐसे संचार को मौखिक संचार कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साक्षात्कार। जो इंटरव्यू होता है, क्या होता है? इंटरव्यू होता है, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, मौखिक संचार। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो संचार होता है उनमें क्या क्या बाधाएं होती है। हिंड्रेंस का क्या मतलब है? हिंड्रेंस का मतलब है बाधाएं, क्योंकि संचार में बाधाएं भी आती हैं। यदि संचार की बाधाओं को दूर कर लिया जाए तो हम कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं। क्या क्या बाधा आती है? पहली आती है भाषा की बाधा। भाषा की बाधा क्या है? मतलब क्या है? सभी क्षेत्र में अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग भाषा होती है, जिसकी वजह से समस्या आती है। देखिए जैसे बंगाल में क्या है, हम लोग उत्तर भारत में हैं, उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है ना। साउथ इंडिया में केरल में मलयालम बोली जाती है। तो कई ऐसे राज्य हैं जिनमें अलग अलग भाषाएं हैं। यदि अलग अलग भाषा के लोग आपस में मिलते हैं तो उनको कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे की बात को समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो भाषा भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में एक बाधा के तौर पर माना जाता है। वहीं संस्कृति, संस्कृति कैसे बाधा है? संस्कृति इसलिए बाधा है क्योंकि अलग अलग संस्कृति में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। क्या होता है? एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होता है। इस वजह से ये बाधा के रूप में माना जाता है ना। जैसे एक लल्लू शब्द है ना, कहीं लल्लू का मतलब सीधा साधा होता है, कहीं लल्लू का मतलब पागल होता है। मतलब शब्द जो है बहुत मायने रखते हैं, हर संस्कृति में उसका अर्थ होता है। तो हमें संस्कृति के साथ उनके शब्दों का एक्चुअल अर्थ भी जानना होगा, तभी हम बेहतर लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। दूसरा माध्यम, मान लीजिए हम किसी से मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो मोबाइल से बात करते वक्त जो है मान लीजिए वीक नेटवर्क आ रहा है। क्या आ रहा है? वीक नेटवर्क आ रहा है, तो ये समस्या उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? वीक नेटवर्क समस्या उत्पन्न करेगा। हम सही बात नहीं पहुंचा पाएंगे और सामने वाला सही बात रिसीव नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरा है मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब गलत सूचना। गलत सूचना से भी समस्या होती है। यदि समाज में गलत सूचना फैल जाती है तो क्या हो जाता है? हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है। हमें जो है इन चीज़ों को समझना होगा कि हमें समाज में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा
समाज में बेहतर इंफॉर्मेशन फैलाना चाहिए, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। भारत में एक बेहतर नागरिक होने के नाते हमें बेहतर संवाद के साथ, बेहतर संप्रेषण के साथ बेहतर सूचनाएं भी भेजना है ना। तो ये कम्युनिकेशन टॉपिक आप लोग समझ गए। इतना समझ गए तो ये चैप्टर को अच्छे से जो है आप कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।